बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? मॉर्निंग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो क्लास रिकॉर्ड हो रही है ये मेरे ख्याल से दिन के सुबह 2:30 पर रिकॉर्ड हो रही है, तो इसलिए मॉर्निंग बोलना पड़ा। सर बाकी टाइम क्यों नहीं, दिन में क्यों नहीं रिकॉर्ड किया आपने? रमज़ान का महीना चल रहा है, सो के ही लेट उठते हैं। खैर, हम लोग जो है इससे पहले सेक्शन 32 एडी के ऊपर डिस्कशन कर चुके थे, अगर आपको मालूम हो तो। जिन्होंने देखा पीजीपीपी के पहले के 2 लेक्चर तो बेहतर, जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके देख सकते हैं। ठीक है, आज मैं नोट्स भी डाल दूंगा। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ बेसिकली ये बहुत अच्छी नोट्स है, सूरज अग्रवाल सर की नोट्स है ये, एंड ही इज़ अ वेरी गुड टीचर। ठीक है, और मैंने स्पेशली लॉकडाउन में उनसे नोट्स मांगी है कि सर मुझे पढ़ाने के लिए दे दें। एक समराइज्ड है, अगर आपने ये पूरी की पूरी नोट्स तैयार कर ली तो आप ये मान के चलिए कि टैक्स में आपके 70 नंबर से कम कि कोई चांस ही नहीं है। चलिए, मैं जैसे जैसे बताते जा रहा हूँ, जो जो आपको नोट से पढ़ाते जा रहा हूँ, इस चीज़ को आप मॉड्यूल से भी मैच करते रहिएगा, उससे भी पढ़ते रहिएगा, उसको भी देखते रहिएगा और डेली टू डेली इसको तैयार करिए। क्योंकि अब हमारे पास जो समय है, देखिए एक हिसाब से आप अप्रैल को ख़त्म समझिए तो मई हमारा 31 दिन हमारे पास टोटल है। इन 31 दिनों में हमें टैक्स पूरा कंप्लीट करना है। जो स्टूडेंट पहले से पढ़ रहे थे उनका कॉस्ट मैंने ख़त्म कर दिया है। फाइनेंशियल 90% ख़त्म हो चुका है, कुछ चैप्टर बचे हैं जिन्हें मुझे ख़त्म करना है, वो मुझे आप बता दीजिए कौन कौन से चैप्टर बचे हैं। ठीक है, चलो आइए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सेक्शन 30। क्या कहता है भाई सेक्शन 30? सेक्शन 30 कहता है रेंट, ध्यान दीजिएगा, रेंट रेट रिपेयर एंड इंश्योरेंस फॉर बिल्डिंग। सेक्शन 30 मतलब ये कि अगर आप कोई रेंट पे करते हैं, क्या पे करते हैं? रेंट पे करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए कि सपोज मैंने एक घर किराए पे लिया। ठीक है, इसके एक पोर्शन में मैं अपनी कोचिंग चला रहा हूँ और एक पोर्शन में मैं टैक्स का अपना ऑफिस डाल दिया हूँ। तो इन दोनों पोर्शन में मैं कर क्या रहा हूँ? बिजनेस। और इसके लिए मैंने क्या पे किया है? ओनर को अपने रेंट। तो मेरे लिए वो क्या हो जाएगा? अलाउड होगा या डिसअलाउड होगा? क्या ये मेरा पर्सनल एक्सपेंडिचर है? नहीं। ये मैं रेंट किस लिए पे कर रहा हूँ? सर ये आप रेंट पे कर रहे हो अपने कोचिंग और अपने टैक्स के ऑफिस के लिए। तो मेरा किससे रिलेटेड है? प्रोफेशन से रिलेटेड। तो इनकम टैक्स इसकी अलाउबिलिटी देगा? बिल्कुल देगा। बात हो गई रेंट की। रेट्स, म्यूनसिपल टैक्स वगैरह, रिपेयर। अब बात आती है कि सर आप इसमें किस तरह का रिपेयर करा रहे हैं? रिपेयर करेंट या रेवेन्यू नेचर का है, या सर रिपेयर कैपिटल नेचर का है? ये 2 चीज़ें डिपेंड करती हैं, रेवेन्यू नेचर का है या कैपिटल नेचर का है। सर रिपेयर कैसे, रेवेन्यू कैसे, कैपिटल? अरे भाई, आप में से बहुत से लोग किराए पे के मकान पे रहते होंगे, बल्ब चेंज करना होगा तो होता होगा तो ओनर को कॉल करते हो क्या? आप जाओगे 40-50 रुपए का CFL जो भी है 100-150 रुपए का LED बल्ब ला के लगा दोगे। टॉयलेट में 0 वाट का बल्ब खराब हो गया तो वहाँ पे जाओगे, पहले ओनर को फ़ोन करोगे, सर वो बल्ब खराब हो गया। ओनर कहेगा अच्छा ठीक है मैं आ रहा हूँ चौक से तुम्हारा बल्ब बदलने। पता चला 20 रुपए के बल्ब बदलने के लिए 100 रुपये खर्च करके चला है और बल्ब का चार्ज जोड़ दे आपके रेंट में, चाहोगे? तो इस तरह के जो खर्चे होंगे वो कौन से खर्चे होंगे? रेवेन्यू, जो रेगुलर होते रहते हैं। स्वीपर है, गार्डनर आपने लगा रखा है, साफ सफाई वाला आया है, ठीक है, ये सब रेवेन्यू नेचर के खर्चे हैं। फिर बात आती है सर ये कैपिटल नेचर के खर्चे क्या हैं? अब जैसे मान के चलो कि मैंने सपोज ऊपर
मैंने अपने मकान मालिक से बात की, ऊपर मैंने एक थोड़ा सा और स्पेस था तो वहाँ मैंने बनवा लिया कि यहाँ पे छोटा सा कैंटीन टाइप का रहेगा। किसने बनवाया? ओनर ने या मैंने बनवाया। किस टाइप का खर्चा है? ये कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है। तो ये मेरी एसेट्स की कॉस्ट, यानी कि ये इसके ऊपर मुझे क्या मिलेगा भाई? छूट तो नहीं मिलेगी क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर कभी भी अलाउड नहीं होते, लेकिन डेप्रिशिएशन की छूट बिल्कुल मिलेगी। सेक्शन 32 में पढ़ा चुका हूँ मैं। इंश्योरेंस, भाई बिल्डिंग का इंश्योरेंस भी होता है, आपको पता है। इंश्योरेंस क्लेम चैप्टर आप पढ़ लीजिए, मैंने पढ़ाया भी है और डाला भी है यूट्यूब में, उसमें आप देख भी सकते हैं, ठीक है। तो इंश्योरेंस का खर्च अगर मैंने प्रीमियम अगर मैं पे कर रहा हूँ तो जाहिर सी बात है बिल्डिंग के लिए, फॉर द बिल्डिंग के लिए, तो उसकी मुझे अलाउबिलिटी मिलेगी। क्लियर है? लेकिन अलाउबिलिटी मिलेगी मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ तो सर ऐसे मतलब हम बता देंगे खर्चा और हमको अलाउबिलिटी मिल जाएगी, बड़ा आसान है सर। इनकम टैक्स तो बहुत आसान है, फिर पता नहीं क्यों सब कहते रहते हैं कि इनकम टैक्स में शर्तें बहुत हैं। भाई शर्तें हैं ना, पहला बिल्डिंग किस पर्पज़ के लिए यूज़ होनी चाहिए? बिजनेस यूज़। क्लियर है? और उसमें किसका बिजनेस होना चाहिए? एसएससी फॉर द पर्पज ऑफ हिज बिजनेस और प्रोफेशन। However, where the premises are used partly for business and partly for other purpose, only a proportionate part of the expense attributable to that part of the premises used for the purpose of business will be allowed as deduction। सर नहीं समझ में आया बेटा? ये मैंने मकान लिया हुआ है, नीचे के पोर्शन में कोचिंग, ऊपर के पोर्शन में रेजिडेंशियल, मेरा खुद का पर्सनल। तो रेजिडेंशियल जो रेंट है उसका प्रोपोर्शन निकालेंगे कि कितना स्क्वायर फीट में कोचिंग है और कितना स्क्वायर फीट में रेजिडेंशियल, और पूरा मकान कितने स्क्वायर फीट का है, तो उसी के प्रोपोर्शन में बांट देंगे। तो जितने में कोचिंग है उसकी अलाउबिलिटी मिलेगी और जिसमें रेजिडेंशियल है उसकी अलाउबिलिटी नहीं मिलेगी। क्लियर? फिर उसके बाद तीसरा क्या शर्त है? नोशनल इंटरेस्ट। सर इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। भाई देखो, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मान के चलो कि सपोज आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनका खुद का अपना पर्सनल मकान होगा, कई लोगों का सड़क पे मकान होगा। अब आप लोग कॉस्ट अकाउंटेंट बन गए और ये रहा आपका मकान, ऑन रोड मकान है। अब इस मकान में एक पोर्शन में आप रह रहे हो, आपकी फैमिली रह रही, रेजिडेंशियल। नीचे वाले पोर्शन में आपने अपना ऑफिस खोल लिया। अब जब आप अपना आईटीआर फाइल कर रहे हो या पीजीबीपी की जब इनकम डिक्लेयर कर रहे हो तो उसमें अलाउबिलिटी दिखा रहे हो कि आपने रेंट पे किया है। किसको पे किया है? खुद को, सेल्फ। इनकम टैक्स वाला पूछा भाई ऐसा क्यों किया तुमने? तो आपका जवाब भी सुनिए कितना बेहतरीन है। आपने कहा कि सर देखिए इस वक्त जो इसका फेयर रेंटल वैल्यू चल रही है वो 70,000 रुपये चल रही है। अब मैं अपने मकान में खुद कर रहा हूँ तो जाहिर सी बात है अगर मैं इसको किराए पे लेता तो 70,000 रुपये पे करता ना, तो एक हिसाब से मेरा एक्सपेंस, ओह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, अच्छा, वेरी नाइस। 70,000 आप सेविंग भी तो कर रहे हो, तो आपकी इनकम नहीं हो जाएगी? हम ये भी तो मान सकते हैं डीम्ड टू इनकम, आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम भी तो मान लें। अगर आप अपना मान सकते हो कि हाँ हम अपने आप को ही रेंट पे कर रहे हैं तो आप इनकम टैक्स, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में दे दो उसी टैक्स को। लेकिन इनकम टैक्स ने कहा, क्या कहा? एक्ट कहता है नोशनल रेंट paid to proprietor is disallowed, but rent paid by firm to its partner for using his premises is an allowed expenditure। क्लियर? रिपेयर के बारे में मैं अभी आपको आगे बता चुका हूँ। But if capital expenditure is incurred on repair by the owner, then it shall be added to the cost of building and depreciation shall be allowed under section 32(1) subsection 2। Then the depreciation shall be allowed as per section 32(1)। क्लियर है? फिर म्यूनसिपल टैक्स। म्यूनसिपल टैक्स की क्या कहानी भाई? म्यूनसिपल टैक्स अगर आपने कैश में या कोई भी कैश बेसिस पे आपने पे किया तो उसकी छूट मिलेगी। फिर भाई दूसरी बात क्या कह रहा है? सेक्शन 31 कह रहा है। अब सेक्शन 31 पे आ जाओ। 30 क्या था भाई? रेंट, रेट्स, रिपेयर एंड इंश्योरेंस। किसका? अब किसकी बात कर रहा है? रेंट, रिपेयर एंड इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी, प्लांट एंड फर्नीचर। सॉरी, रेंट की बात नहीं कर रहा है, रिपेयर, इंश्योरेंस, क्योंकि रेंट 37 में आएगा, अभी हम बाद में बताएंगे। रिपेयर एंड इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी, प्लांट एंड फर्नीचर। आपने कोई मशीनरी है
रिपेयर नहीं कराओगे। मान लो आप उसको बिजनेस यूज़ में ला रहे हो उस मशीनरी को, जैसे सपोज कंप्यूटर है, ऑफिस की मैं बात करूँ तो कंप्यूटर है। कंप्यूटर क्या है भाई, इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, ख़राब होगा तो उसका रिपेयरिंग वगैरह जो खर्चा होगा उसकी लायबिलिटी आप लोगे कि नहीं लोगे। अब डिपेंड करता है कि वो रिपेयर किस टाइप का है, करेंट यानी रेवेन्यू नेचर का है या कैपिटल नेचर का है। ठीक है, पहली इसमें शर्तें क्या होंगी, लायबिलिटी मिलने की शर्तें क्या है। पहली शर्त है क्या यूज़ में होना चाहिए भैया, बिजनेस यूज़ ऑफ एसेट। ठीक है, अलाउ डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंस ऑन करेंट रिपेयर्स, not being capital expenditure and insurance of machinery, plant and furniture used for the purpose of business or profession carried on by the SSC. Capital expenditure incurred on repair shall be added to cost of plant, machinery or furniture and depreciation shall be allowed under section 32. Clear है? फिर देखिए नेक्स्ट, अब आप अगर रेंट पे करते हो किस चीज़ का, मशीनरी प्लांट एंड फर्नीचर का, आपने किराए पे लेकर यूज़ कर रहे हो, तो साफ साफ कह दिया इज इट नॉट कवर सेक्शन 31, लेकिन ये कवर्ड है सेक्शन 37(1). ठीक है, नेक्स्ट आइए, अब क्या भाई, एक्चुअल कॉस्ट इन सर्टेन स्पेशल सिचुएशन एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 43 सबसेक्शन 1 क्या कहता है, ये क्या कहना चाह रहा है, पहले इसको समझ लेते हैं। ये कहना चाह रहा है assets acquired by way of gift और inheritance, अगर कोई assets आपको मिली है एज अ गिफ्ट या ट्रांसफ़र हुआ है इनहेरिटेंस, तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी, रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ द प्रीवियस ओनर। जो प्रीवियस ओनर था उसके लिए जो रिटर्न डाउन वैल्यू होगी वही आपकी क्या हो जाएगी, एक्चुअल कॉस्ट हो जाएगी। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है, बिल्डिंग प्रीवियसली यूज्ड फॉर प्राइवेट पर्पस, बिल्डिंग आप पहले किस लिए यूज कर रहे थे, फॉर द प्राइवेट पर्पस, बॉट इनटू यूज फॉर द बिजनेस ऑफ द एसएससी, rate of depreciation applicable in previous year of bringing the assets into business use is applied, actual cost of building less notional depreciation up to year of bringing it to business use। मतलब जो एक्चुअल कॉस्ट थी उसमें से आप माइनस कर देंगे, क्या माइनस कर देंगे, बिल्डिंग का जो प्रीवियस ओनर, मतलब जब तक आप उसको बिजनेस यूज में नहीं ट्रांसफर किए तब तक का जो डेप्रिशिएशन है उसको। अब इसके ऊपर देखिए, इसके एक्सप्लेनेशन के लिए इन्होंने एक एग्जाम्पल भी दे रखा है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या कहता है ये, आइए देखिए, कंप्यूट, देखिए क्या कह रहा है, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ डेप्रिशिएशन अलाउेबल इन द फॉलोइंग केस। डॉक्टर जॉली परचेज अ हाउस प्रॉपर्टी ऑन 1 दिसंबर 2017 फॉर ₹10 लाख। टिल 1/6/2019 द सेम वाज सेल्फ ऑक्युपाइड एज अ रेजिडेंस। On this date, the building was brought into use for his medical profession. इन्होंने 1 दिसंबर 2017 को ख़रीदा है और 1 जून 2019 तक इन्होंने सेल्फ ऑक्युपाइड कर रखा था। रेट ऑफ डेप्रिशिएशन, उसके बाद इन्होंने 1 जून 2019 को इसको उठा के इसमें मेडिकल प्रोफेशन यानी कि डॉक्टर हैं तो अपना क्लिनिक वगैरह जो भी डाल दिया इन्होंने। रेट ऑफ डेप्रिशिएशन ऑन बिल्डिंग एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ हाउस प्रॉपर्टी वाज 15%। जब इन्होंने ख़रीदा था तो उस वक्त जो बिल्डिंग का रेट ऑफ डेप्रिशिएशन था वो 15% था। अब इसको कह रहा है, सबसे पहले तो इसकी एक्चुअल कॉस्ट निकालो। तो इन्होंने ख़रीदा कितने में था, 10 लाख रुपए में। ठीक, अब इसके ऊपर पहले इसका डेप्रिशिएशन माइनस कर दो। बिजनेस में आया है 1/6/2019, ठीक है। अब 1/6/2019 कितना परसेंट है, 15% है। लेकिन जो बिजनेस का जो डेप्रिशिएशन का रेट है जो हमने सेक्शन 32 में आपको बताया था, द रेट ऑफ डेप्रिशिएशन टू बी अप्लाइड इन द रेट इन फोर्स
इन द ईयर इन विच बिल्डिंग इज ब्रॉट इन टू बिजनेस यूज कितना परसेंट था? 10%। देखिए, और यूज में कब लाए हैं? 1/6/2019 को। तो जो पुट इन यूज है वो 180 दिन से कम है। तो रेट ऑफ डेप्रिशिएशन जो लगेगा 10 लाख का 15% चार्ज कर, सॉरी 10% चार्ज कर लीजिए, तो 1 लाख आया। 1 लाख का 50% ले लीजिए तो कितना आ जाएगा? 1 लाख का 50% 50,000 रुपये। ठीक भाई, रिटर्न डाउन वैल्यू 31 मार्च 2018, क्योंकि 18-19 की मैं बात कर रहा हूँ, 17-18, ठीक। तो 18-19 में आ जाए हम, तो कंप्यूटेशन ऑफ अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन अलाउेबल रिटर्न डाउन वैल्यू एज ऑन 31 मार्च 2018। तो 31 मार्च 2018 के हिसाब से जो हमारी रिटर्न डाउन वैल्यू है वो 10 लाख है, ठीक है। और 1/6/2019 को आपने उसको यूज़ में डाला है, तो पुट इन यूज़ कम है, तो रिटर्न डाउन वैल्यू एज ऑन 1/4/2018, 1/4/2018 को जो उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू आई वो कितनी आई? 9,50,000। फिर उसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन चार्ज कीजिए तो 95,000, तो 8,55,000, यानी कि 85,500। नहीं समझ में आया? फिर से समझिए। पहले तो आपने खरीदा, इसको बिजनेस के हिसाब से निकाल रहे हैं, इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू हमें निकालनी है ना, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन निकालना है। आप समझिए, कितने की एसेट्स खरीदी आपने? 10 लाख में। ये चीज़ क्लियर है। 1 दिसंबर 2017 को आपने इसको बिजनेस में, मतलब इसको खरीदा है, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने हुए? 4 महीने। यानी कि जो 17-18 का जो डेप्रिसिएशन लगेगा, 17-18, क्योंकि 17 के बाद 18 आ जाएगा ना, 17-18 जिस साल खरीदा है, 17-18 का जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो 4 महीने का, यानी कि 180 दिन से कम है। और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन वो जो करंट जब ट्रांसफर हो तब का लिया जाएगा, याद रखना। तो 180 दिन से कम है तो 50% बताया था मैंने, 50,000। वैल्यू कितनी बची? 9,50,000 रुपये 1 अप्रैल 2018 को। अब उसके बाद फिर उसके ऊपर 10% लगा दीजिए, 95,000 1 अप्रैल 2019 को। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग 8,55,000। तो करंट ईयर का जो डेप्रिसिएशन निकला वो कितना निकला? 8,55,000 का 10% चार्ज कर दीजिए, 85,500। एक दूसरा एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा और हो सकता है क्लियर हो जाए। कह रहा है अ कार परचेज बाय एस, एक कोई कार है जिसको किसने खरीदा? एस ने। कब खरीदा? 10/8/2015। कितने में खरीदा? 3,25,000 फॉर पर्सनल यूज। इज ब्रॉट इन टू द बिजनेस ऑफ द SSC 1/12/2019 को बिजनेस में लेकर आया। व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू इज 1,50,000। तब उसकी मार्केट वैल्यू कितनी थी? 1,50,000 रुपये। कंप्यूट एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द कार and amount of depreciation for the assessment year 2020-21, assuming the rate of depreciation to be 15%. 15%। 3,25,000 रुपए की वो कार खरीद के लाया है 10/8/2015 को। यूज ब्रॉट इनटू द बिजनेस ऑफ द SSC ऑन 1/12/2019, ठीक है। देखिए, तो जिस दिन वो पुट इन यूज में डालेगा उस दिन की उसकी हमने कॉस्ट ले ली 3,25। अब एसेट की जब हमने 3,25 लिया, ठीक है, तो 1 दिसंबर 2019, दिसंबर 2019 19-20 की बात कर रहा है, तो जनवरी फरवरी मार्च यानी 180 दिन से कम, और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 15%, तो 3,25 का 15% और फिर उसका 50% ले लीजिएगा, तो 24,375। फिर ये वैल्यू आ जाएगी आफ्टर डेप्रिसिएशन 3,06,000। यहाँ पे कह रहा है नोट इन दिस केस कार वाज परचेज फॉर पर्सनल यूज ऑन 10/8/2015 फॉर 3,25 एंड सब्सिक्वेंटली ब्रॉट इन टू द बिजनेस ऑफ द SSC 1/12/2019। द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द कार इज 3,25,000 रुपये। अब आपका क्वेश्चन ये है ना कि सर ऊपर हाउस प्रॉपर्टी के लिए आपने ऐसा क्यों नहीं कहा? क्योंकि उसमें ये नहीं कह रहा था कि वो इनिशियल पर्सनल यूज़ के लिए था। आप यहाँ पे समझिए, रूल लिखा हुआ है साफ साफ, आप उसको देख लीजिए। पहले कह रहा है बिल्डिंग प्रीवियसली यूज फॉर प्राइवेट पर्पस,
now brought in the business of the SSC, actual cost of building less, notional depreciation up to year of bringing it to the business, rate of depreciation applicable in previous year of the bringing the assets into the business use is applied. बिल्डिंग के लिए कहा है इन्होंने साफ साफ, ठीक है। और कार वगैरह के लिए तो जिस दिन उन्होंने बिजनेस में लगाया तो जो उसकी एक्चुअल कॉस्ट है उसी को ले लेंगे। नेक्स्ट, ट्रीटमेंट ऑफ एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन इन केस ऑफ परचेज ऑफ एन एसेट्स फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। ये भी एक बवाल है भाई, इसको भी समझिए पहले। देखिए क्या कह रहा है नेक्स्ट, ट्रीटमेंट ऑफ एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन इन केस परचेज ऑफ एन एसेट्स फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। अगर आप कोई एसेट्स आउटसाइड इंडिया यानी कि भारत से बाहर खरीद रहे हो तो जाहिर सी बात है कि एक्सचेंज रेट जो होता है वो फ्लक्चुएट होता रहता है, तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। सेक्शन 43A कह रहा है एसएससी हैज एक्वायर्ड एनी कैपिटल एसेट्स फ्रॉम अब्रॉड ऑन क्रेडिट और ऑन डिफर्ड पेमेंट फॉर और फ्रॉम मनी रिप्रेजेंटिंग इन फॉरेन करेंसी। Subsequently, after the date of acquisition, there is a change in increase or reduction in the liability at the time of making the payment toward the cost of asset or repayment of money borrowed in any foreign currency along with interest due to foreign exchange rate fluctuation. ध्यान दीजिएगा, such increase or reduction shall be added or reduced from the cost of the asset. ठीक है, कैश में पेमेंट कर दिया तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, उसने तुरंत पेमेंट कर दिया, फ्लक्चुएशन कहाँ हुआ, आज ही खरीदा आज ही। ये तो फ्लक्चुएशन तो तभी होता है जैसे सी हैज एक्वायर्ड एनी कैपिटल एसेट्स फ्रॉम अब्रॉड ऑन क्रेडिट, उधार में खरीदा है, या फिर बाद में पेमेंट डिफर्ड पेमेंट और मनी रिप्रेजेंटिंग इन फॉरेन करेंसी। सब्सिक्वेंटली आफ्टर द डेट ऑफ द एक्विजिशन, एक्वायर करने के बाद देयर इज अ चेंज, किसी भी तरह का अगर कोई बदलाव होता है, इंक्रीज और रिडक्शन इन द लायबिलिटी एट द टाइम ऑफ मेकिंग द पेमेंट toward the cost of assets or repayment of money borrowed in foreign currency along with interest due to foreign currency rate fluctuations, such increase or reduction shall be added to the reduce from the cost of the asset. याद रखिएगा इस चीज को, क्लियर। अब आइए नेक्स्ट क्या भाई, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 35, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेक्शन 35 आइए देखें, 35(1)(1) क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर आप किसी भी तरह का कोई साइंटिफिक रिसर्च करते हैं, ठीक है, साइंटिफिक मतलब कि जैसे आप किसी भी तरह का कोई खर्च कर रहे हैं, कैसा खर्चा है, साइंटिफिक रिसर्च के तौर पे, मतलब वैज्ञानिक, जैसे आप अपने बिजनेस के रिसर्च वगैरह नहीं करते, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप टाटा फंडामेंटल रिसर्च, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च टिफ, या फिर आप नहीं, टाटा तो खैर सोशल साइंस वगैरह इन सब में, जैसे आईआईटी को बहुत सी कंपनियां रिसर्च के लिए पैसे देती हैं, ठीक है। अभी मैं समझा रहा हूँ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च इनकर्ड आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अगर आपने किसी भी तरह का कोई भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया है, कब किया है, बिजनेस के कमेंस्ड यानी स्टार्ट होने के बाद, किस लिए किया है, साइंटिफिक रिसर्च, तो छूट कितनी मिलेगी, 100%, ठीक। दूसरा पॉइंट, पहले यानी कि बिजनेस शुरू होने के बाद, समझिए इसको ऐसे, बिजनेस आपने शुरू किया 1 जनवरी 2019 को, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कब किया, यहां बीच में किया है, तो इसकी छूट मिलेगी 100%, ठीक। लेकिन बिजनेस शुरू होने से पहले आपने साइंटिफिक रिसर्च के लिए क्या खरीदा भैया, मटेरियल, और रिसर्च के लिए आपने सैलरी पे किया किसको, एम्प्लॉय को, परक्यूजिट वगैरह नहीं, सिर्फ सैलरी की बात किया है, तो उसकी आपको छूट मिलेगी कितना परसेंट, 100%। दूसरा पॉइंट यही कह रहा है, देखिए, परचेज ऑफ मटेरियल, सैलरी, क्लियर। और क्या भाई, कंडीशन क्या दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर इनकर्ड विद इन 3 years, एक्सपेंडिचर कितने दिन के अंदर होना चाहिए, 3 years, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के कमेंसमेंट होने के डेट के 3 साल के अंदर वो खर्च हो जाना चाहिए। इज अलाउड एज डिडक्शन इन द ईयर ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस टू द
एक्सटेंट सर्टिफाइड बाय द प्रेस्क्राइब अथॉरिटी। दूसरा क्या है 35(1)(2) क्या कहता है भाई, देखिए ये सम पेड टू अ रिसर्च एसोसिएशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज और इंस्टीट्यूशन हुज ऑब्जेक्ट इज अंडरटेकिंग टू साइंटिफिक रिसर्च। सर नहीं समझ में आया। अरे भाई टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, NBRI, CDRI, IIT को कंपनियां पे नहीं करती रिसर्च के लिए, साइंटिफिक रिसर्च के लिए। अब यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ का नाम ले लूँ, चलो अपनी यूनिवर्सिटी ले लूँ, LU इलाहाबाद पे करती है ना। अब खैर मैंने इन लोगों के लिए तो नहीं सुना, लेकिन इनके लिए तो मैं जानता हूँ अच्छी तरह से कि कंपनियां पे करती हैं। इनके लिए भी, LU के लिए भी ONGC का शायद है कुछ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए भी है इनके जियोलॉजी डिपार्टमेंट में, ठीक है। अब इनको कंपनियां पे करती हैं ना, तो कंपनियां पे कर रही हैं तो उनको क्या फ़ायदा, उनको छूट मिलती है। सम पेड टू अ रिसर्च एसोसिएशन, उनका जो भी खर्चा उन्होंने किया वो उनका अलाउड हो जाएगा। कितना 1.50 इंटू सम पेड, यानी कि जितना पे किया उसका 1.5 गुना, यानी 150% की अलाउबिलिटी। यूनिवर्सिटी, कॉलेज और इंस्टीट्यूशन हुज ऑब्जेक्ट इज अंडरटेकिंग ऑफ साइंटिफिक रिसर्च 150% फ्रॉम असेसमेंट ईयर 18-19 से लेकर 20-21 तक, यानी कि अभी तक। उसके बाद असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए क्या है भाई, 100% कम कर दिया। सच एसोसिएशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज और इंस्टीट्यूशन मस्ट बी अप्रूव्ड एंड नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। डिडक्शन इज अलाउड इवन इफ रिसर्च इज नॉट रिलेटेड टू बिजनेस। बिजनेस की रिसर्च करने के लिए दिया, ठीक। अदर रिसर्च करने के लिए, इकोलॉजी की रिसर्च के लिए या पॉपुलेशन रिसर्च के लिए या कोई स्टडी के लिए दिया तो उसकी छूट है भाई, उसकी भी छूट मिल जाएगी इनको, ठीक है। अभी तो यहाँ अलाउबिलिटी इसका आगे भी है, बाद में पढ़ाएंगे। डिडक्शन में 1 क्या कह रहा है भाई, सम पेड टू अ कंपनी टू बी यूज्ड बाय इट फॉर साइंटिफिक रिसर्च। अभी आपने पहले वाले में किसको पे किया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर खुद कर रहा है। दूसरे वाले में किसको भैया, रिसर्च एसोसिएशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज वगैरह, इंस्टीट्यूशन। तीसरा सम पेड टू अ कंपनी, किसी कंपनी को पे कर रहे हो साइंटिफिक रिसर्च करने के लिए, तो अलाउबिलिटी कितने परसेंट है, 100%। यानी कि खुद करोगे तो 100%, किसी कंपनी को दोगे तो 100%, और इंस्टीट्यूशन वगैरह को दोगे तो 150%। सच कंपनी इज रजिस्टर्ड, ऐसी कंपनी रजिस्टर्ड हो कहाँ, इंडिया में, इज अप्रूव्ड बाई किसके द्वारा, प्रेस्क्राइब अथॉरिटी, एंड हैज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, 1/3 सम पेड फॉर सोशल साइंस और स्टैटिस्टिकल रिसर्च। सम पे कर रहे हैं या कोई पैसा पे कर रहे हैं, किस लिए पे कर रहे हैं, सोशल साइंस या स्टैटिस्टिकल रिसर्च। सर ये सोशल साइंस और स्टैटिस्टिकल रिसर्च का मतलब, अरे बेटा एक इंस्टीट्यूट है टिस, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस, IIT वगैरह में भी सोशल साइंसेस के और स्टैटिस्टिकल रिसर्च के डिपार्टमेंट हैं, तो यूनिवर्स पे करते हैं। मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर सोशल साइंस, सामाजिक संस्थान या फिर सोशल साइंस के इंस्टीट्यूट को सोशल साइंस के रिसर्च के लिए या स्टडीज का, देखिए पहला मैंने बताया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी खुद के लिए कर रहा हूँ। दूसरा मैंने बताया साइंटिफिक रिसर्च के लिए दिया है, साइंटिफिक कौन सा रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च के लिए इंस्टीट्यूशन को 150%। तीसरा मैंने बताया कि किसी कंपनी को दिया रिसर्च के लिए तो 100%। चौथा मैं बता रहा हूँ कि सोशल साइंस या स्टैटिस्टिकल रिसर्च के लिए दे रहा है टू अ रिसर्च एसोसिएशन विच हैज its object of undertaking of research in social science or statistical science or to a university, college or institution। कितना परसेंट भैया allowable है, 100%। such association, university, college or institution must be approved by किसके द्वारा, deduction is allowed even if research is not related to business। section 2 35(2) कैपिटल एक्सपेंडिचर। अभी तक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की चाल चल रही थी, अब किसकी आ गई, कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक्सेप्ट एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ लैंड, इसको छोड़कर, ऑन साइंटिफिक रिसर्च रिलेटेड टू बिजनेस।
लैंड का नहीं है। मशीनरी खरीद रहे हो साइंटिफिक रिसर्च के लिए, फर्नीचर खरीद रहे हो साइंटिफिक रिसर्च के लिए, बिल्डिंग बनवा रहे हो साइंटिफिक रिसर्च के लिए, खर्चा जो हो रहा है छूट मिलेगी। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या कह रहा है भाई, एक्सेप्ट परचेज ऑफ लैंड इनकर्ड विद इन 3 ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। कितना छूट मिलेगी, जितना आपने किया। अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड, प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर इज अलाउड इन द ईयर ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस। यानी कि अगर आपने बिजनेस स्टार्ट करने से पहले साइंटिफिक रिसर्च के लिए कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है तो अलाउड तो है, बिजनेस जिस साल स्टार्ट हुआ है उसी साल। नो डेप्रिसिएशन इज अलाउेबल, किसी तरह का डेप्रिसिएशन अलाउड नहीं है। सेक्शन 35 2AA, सम पेड टू अ नेशनल लैबोरेटरी और अ यूनिवर्सिटी or Indian Institute of Technology or a specified person 150%. Sum is paid with a specific direction that it shall be used for scientific research undertaken under a program approved in this behalf by prescribed authority. Clear है? पक्का? Okay. अब next आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा चेंजेस है। ओके, अब सेक्शन 35 2B क्या कहता है भाई, इनके बारे में भी सुन लो, ये भी तो कुछ कह रहे होंगे, इनकी भी सुन ली जाए भाई क्या कह रहे हैं। आइए देखें, इनका कहना है सर आपने बात कर ली साइंटिफिक रिसर्च की, ठीक है, एक मिनट इसको थोड़ा सा सही कर लो। सर आपने बात कर ली साइंटिफिक रिसर्च की, सोशल साइंस की रिसर्च की बात कर ली, साइंस में अब एक थोड़ा सा यहाँ पे क्या है, सेक्शन 2B किसके लिए है, ये जो सेक्शन 2B है ये बेसिकली एक्सपेंडिचर नॉट बीइंग इन नेचर ऑफ कॉस्ट ऑफ एनी लैंड और बिल्डिंग, ठीक है, कोई भी खर्च अगर आप करते हैं, क्या हो रहा है भाई, ओहो दिक्कत बहुत है आप लोगों को पढ़ाने में, मुझे तो क्लास पढ़ाना ज़्यादा बेहतर है कंपैरिजन टू इसके। देखिए अपने आप भागा जा रहा है पता नहीं कहाँ पे। चलिए, एक्सपेंडिचर नॉट बीइंग इन नेचर ऑफ कॉस्ट ऑफ एनी लैंड और बिल्डिंग incurred on scientific research or in-house research and development facility by a company engaged in the business of, एक मिनट इसको सही कर लूँ मैं, चलिए देखिए, आइए कह रहा है एक्सपेंडिचर not being in nature of cost of any land or building incurred on scientific research or in-house research and development facility incurred by a company engaged in the business of biotechnology or any other business of manufacture or production of any article or thing not being an article or thing specified in the list of the 11th schedule, cost of building shall be allowed under section 35(1)(4) at the rate कितना परसेंट, 100%। और ये ऐसे एक्सपेंडिचर के कितना परसेंट है भैया, 150%। 18-19 से लेकर 20-21 तक 150, उसके बाद 100%। ये जितने 150% वाले डिडक्शन है सबके साथ यही रूल है। सच रिसर्च, कंडीशन क्या है, सच रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी इज अप्रूव्ड बाय प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी, सच एसएससी शुड enter into an agreement with prescribed authority for cooperation in such research and development facility and audit of account maintain that facility. No deduction shall be allowed in respect of such sum under any other provision of the act. No deduction shall be allowed in this subsection to a company approved under section 35. अगर इसमें approved है तो उसको deduction नहीं मिलेगा, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट आगे की बात करें, क्या कह रहे हैं, अदर पॉइंट्स कुछ कह रहा है इन्होंने, क्या कहा है अदर पॉइंट्स,
आइए देखें, मेन यही होते हैं। अदर पॉइंट्स में क्या है? पहला पॉइंट, डिडक्शन नॉट बी डिनाइड इवन इफ अप्रूवल विदड्रॉन सब्सिक्वेंटली। अगर मान लीजिए कि कुछ जिस साइंटिफिक रिसर्च या जिस लैब से आपने अप्रूवल लिया है, या जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो अप्रूवल था उस इंस्टीट्यूट के लिए, या जो भी ऑर्गेनाइजेशन था उसके लिए, अगर डिडक्शन नॉट बी डिनाइड इफ approval withdrawn subsequently, the deduction allowable under the section shall not be denied merely on the ground that subsequent to the payment of such sum by the SSC, the approval granted to association, university, college, other institution referred to under section 35(1), 2, 3 or the laboratory or specified person referred to under section 2A has been withdrawn, उसे ले लिया जाए, or the approval granted to the program undertaken by the national laboratory, university, Indian Institute of Technology or specified person has been withdrawn. तो deduction not be denied. Okay. दूसरा, actual use for scientific research during the previous year not necessary. Deduction under section 35(1)(4) is available only if the assets was acquired during the previous year for the purpose of scientific research. Scientific research के लिए उसने acquire किया है. There is no further requirement that asset must be put to use in the relevant previous year. तीसरा क्या कह रहा है? In case of sale of assets unused for research purpose and on which deduction is allowed under section 35, money payable on sale will be considered as deemed income under section 43(1). ये हम आगे बताएंगे deemed income. अभी ये मान के चलिए कि आपने कोई एसेट बेच दी जिसका यूज आपने किस लिए किया था? ये रिसर्च पर्पस के लिए किया था, और जिसमें आपने डिडक्शन भी ले लिया था 35 में, तो मनी पेबल ऑन सेल विल बी कंसीडर्ड एज, और अगर आपने उस सेल के लिए जो भी मनी वगैरह रिसीव किया है वो क्या मानी जाएगी? आपकी डीम्ड इनकम अंडर किसमें? अंडर द हेड पीजीबीपी टू द एक्सटेंट डिडक्शन इज अलाउड। जितना आपको डिडक्शन मिला है वो आपकी डीम्ड इनकम मान ली जाएगी। बेच भी नहीं सकते, बेचने के लिए भी बड़ा अमाउंट इन एक्सेस ऑफ कॉस्ट ऑफ सच एसेट्स विल बी लाइबल फॉर, किसके लिए? कैपिटल गेन। बड़ा बवाल है भाई। एसेट्स को बेचेंगे, उसकी वैल्यू से ज़्यादा पे बेच देंगे तो कैपिटल गेन का टैक्स। फिर जो भी, अगर आप जिस एसेट्स को बेच रहे हैं उसका आपने जो भी छूट लिया है वो आपकी डीम्ड इनकम। क्लियर है? फिर आगे आइए, सेट ऑफ एंड कैरीड फॉरवर्ड का भी रूल यहाँ पे इन्होंने बता ही दिया है कि भाई देख लो, सेट ऑफ एंड कैरीड फॉरवर्ड का रूल ऐसी एसेट्स के लिए। द ट्रीटमेंट फॉर सेट ऑफ एंड कैरीड फॉरवर्ड ऑफ अनएब्जॉर्ब्ड साइंटिफिक रिसर्च कैपिटल एक्सपेंडिचर शैल बी डन इन द सेम मैनर एज दैट ऑफ अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। सर अभी तो यही नहीं पता, तो अभी बेटा हमने सेट ऑफ एंड कैरीड फॉरवर्ड बताया कहाँ है, लेकिन याद रखना कि जो अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन के लिए सेट ऑफ का रूल होगा वही सेम रूल साइंटिफिक रिसर्च के, अनएब्जॉर्ब्ड साइंटिफिक रिसर्च के कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए होगा। अब एक क्वेश्चन कर लें तो थोड़ा सा हम लोगों को पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ठीक है, के बायोमेडिकल लिमिटेड इज इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ बायोमेडिकल आइटम। बायोमेडिकल आइटम बनाता है। ओह ठीक है, आइए चलिए, बायोमेडिकल आइटम बनाता है, कह रहा है द मैन्युफैक्चर ऑफ, इनके लिए भी यही कहानी आके अटकी है। चलिए देखिए, आइए, बड़ा परेशान कर रखा है भाई। आइए, क्या कह रहा है कि बायोमेडिकल लिमिटेड इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ बायोमेडिकल आइटम। द फॉलोइंग एक्सपेंस वाज इनकर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्टिविटीज कनेक्टेड विद साइंटिफिक रिसर्च। ठीक है, 31/3/2017 को इन्होंने लैंड खरीदा है 12 लाख रुपए का। ठीक, बायोमेडिकल की बात हो रही है। और बिल्डिंग और इनकर्ड आफ्टर 1/9/2016 ईयर इंडेड, अच्छा सॉरी ईयर इंडेड ये 31 मार्च 2017 है। इनकर्ड आफ्टर, और ये जो खर्चा हुआ है ये 1 सितंबर 2016 को हुआ है। 28 लाख रुपए की बिल्डिंग सॉरी, और 12 लाख रुपए का आपका लैंड है।
प्लांट एंड मशीनरी 31 मार्च 2018 का है 7 लाख रुपए। 31 मार्च 2019 रॉ मटेरियल अलाउड बाय प्रेस्क्राइब अथॉरिटी 3,20,000 रुपए। 31 मार्च 2020 रॉ मटेरियल एंड सैलरी आफ्टर कमेंसमेंट, रॉ मटेरियल एंड सैलरी आफ्टर कमेंसमेंट 2,80,000 रुपए। सारी चीजें हम लोगों की ऊपर हो चुकी हैं। के बायोमेडिकल लिमिटेड कनेक्टेड विद साइंटिफिक रिसर्च, इंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ बायोमेडिकल आइटम, द फॉलोइंग एक्सपेंस वेयर इनकर्ड। ठीक है, अब इसके सॉल्यूशन पे आते हैं, क्या कहना चाह रहा है आप इसको समझ। बड़ा इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, आप इसको समझिए। लैंड तो नॉट अलाउड है, मैंने बता दिया था पहले ही, लैंड नॉट अलाउड, सेक्शन 35 साइंटिफिक रिसर्च में उसकी अलाउबिलिटी नहीं मिलती। बिल्डिंग 28 लाख अलाउड है। प्लांट एंड मशीनरी 7 लाख अलाउड है। रॉ मटेरियल 3,20,000 अलाउड है। और रॉ मटेरियल एंड सैलरी देख लीजिएगा, रॉ मटेरियल एंड सैलरी कितना है 2,80,000 रुपए। कब का है? प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ये जो रॉ मटेरियल एंड सैलरी दो है, एक रॉ मटेरियल एंड सैलरी पहले का है और एक रॉ मटेरियल और सैलरी बाद का है। आप जरा क्वेश्चन को ध्यान से देखिए पहले एक बार। रॉ मटेरियल एंड सैलरी एक 2019 का है और एक 31 मार्च 2020 का है। रॉ मटेरियल एंड सैलरी आफ्टर कमेंसमेंट अलाउड बाय प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी 3,20,000 रुपए। ठीक है, एक पहले का है और एक 19-20 इस साल का है। ठीक है, अब आइए जरा रूल देख लीजिए आप। आइए क्या कह रहा है। Expenditure not being in nature of cost of any land or building incurred on scientific research or in-house research and development facility incurred by a company engaged in business of biotechnology or any other business of manufacture or production of any article or thing not being an article or thing is specified in the list of 11th schedule, cost of building shall be allowed. ठीक है, cost of building shall be allowed। लेकिन ये के बायोमेडिकल था तो उनके लिए पहले तो आप ये देखिए कि 3 साल से पहले तो 19-20 और 20-21 में हैं हम। 20-21, 19-20, 18-19 और 17-18। तो ये जो लैंड है ये कब का है? पहले का है ना, तो लैंड को तो उड़ा दो, पहले इनको ख़त्म करो। बिल्डिंग की छूट दे दी, पहले का है। मशीनरी की भी छूट दे दी, कितना परसेंट? 100%। यहाँ पे भी 100%। इनका कितना होगा? इनका होगा 150%। देखिए 20-21 तक। ठीक है, रॉ मटेरियल एंड सैलरी देख लीजिएगा आप, जब पूरा साइंटिफिक रिसर्च वाला देखेंगे तो। एक क्वेश्चन और है, A Limited furnished the following particular for the previous year 2019-20, compute the deduction allowable under section 35 for the assessment year 2020-21 while computing its income under the head PGBP. Amount paid to Indian Institute of Science Bangalore for scientific research 150%. Amount paid to IIT Delhi for an approved scientific research program 150%. Amount paid to X Limited, a company registered in India, has as its main object scientific research and development, as is approved by the prescribed authority 100%. Expenditure incurred on in-house research and development facility as approved by the prescribed authority. Revenue expenditure on scientific research, अपने खुद के एक्सपेंडिचर पे उन्होंने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च, तो इसकी तो 100%, सॉरी 150%। क्लियर? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सबसे पहला सेक्शन याद करिए आप। कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ लैंड ऑन साइंटिफिक रिसर्च। ठीक है, तो पहले तो ये जो 8 लाख में से लैंड को हटा दीजिए तो बचा कितना? 3 लाख, और 3 लाख का 150% ले लीजिए। इन हाउस रिसर्च कर रहा है ना, 4,50,000 रुपये। क्लियर?
देख लीजिए आप सॉल्यूशन। मैंने कुछ अलग नहीं बताया है। इससे पहले वाला क्वेश्चन अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूं। देखिए जो पहले वाला क्वेश्चन था मैं फिर से बता दूं। के बायोमेडिकल लिमिटेड है, बायोमेडिकल का बिजनेस कर रहा है, अच्छी बात है, लेकिन वो जो रिसर्च कर रहा है वो किसका, अपना ओन बिजनेस का कर रहा है ना, ओन। तो 100%, 100%, 100%। रॉ मटेरियल एंड सैलरी का कितना, 150%। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सिंपल। उसके पहले का जो है उसका तो 100% अलाउबिलिटी है। सर ये कहाँ लिखा हुआ है, ये देख लो भाई। ये 150% है, ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये रहा। ये 150%, ठीक। अब आइए नेक्स्ट, ये हो गया। फिर उसके बाद आप आ जाइए, क्या है भाई, कुछ और है, हाँ चलिए देखिए, इनको भी देख लेते हैं। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ डोनेशन फॉर अ साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब इसके लिए सेक्शन 80 GGA, ठीक है, ये डिडक्शन का सेक्शन यहाँ पे डाल दिया है, क्योंकि साइंटिफिक रिसर्च के लिए वो अभी जब तो जो 35 में पढ़ा रहा था वो अलाउड है, यानी कि जो एक्सपेंस आप कर रहे हो उसकी अलाउबिलिटी के बारे में था, 100%, 100%, 150%। अभी क्या डिडक्शन के बारे में। एनी एसएससी, पहला पॉइंट कह रहा है एनी एसएससी नॉट हैविंग इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी, नो डिडक्शन फॉर कैश डोनेशन, contribution exceeding 10,000. No deduction shall be allowed under this section in respect of donation of any sum exceeding 10,000 unless such sum is paid by any mode other than cash. 100% deduction of contribution made to research association university, 100%. Research association university college approved under section 1(3) of the research in social science or statistical science, 100% चल रहा है. Public sector companies, local authority, association or institution for carrying out any eligible project or scheme approved under section 35A(C), एसोसिएशन, इंस्टीट्यूशन, ये 80 GGA की बात है। अगर आप डोनेट करते हो तब, अभी इस सेक्शन को आप पीजीबीपी से मत जोड़ो, इसको आप जब डिडक्शन चैप्टर पढ़ाएंगे तब के लिए रख लो डिडक्शन। अभी यहाँ फिलहाल यहाँ पे हमें इसके बारे में कोई बात नहीं करनी। आइए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है भाई, 35 AD। 35 AD डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्जेम्प्टेड, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्जेम्प्टेड ऑन स्पेसिफाइड बिजनेस। स्पेसिफाइड बिजनेस डिडक्शन मतलब कोई अगर आप स्पेसिफाइड बिजनेस करते हैं तो उसके लिए भी डिडक्शन है। वो स्पेसिफाइड बिजनेस क्या क्या है, स्पेसिफाइड बिजनेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 AD इज अवेलेबल ओनली इन केस ऑफ अ स्पेसिफाइड बिजनेस विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2003। कौन कौन सा, कोल्ड चेन फैसिलिटी 1 अप्रैल 2009 से है ये कोल्ड चेन फैसिलिटी, ठीक है। दूसरा क्या है भाई आपका, एक मिनट इसको थोड़ा सही कर लूँ, ये बार बार भाग रहा है इधर उधर, ठीक है, कोल्ड चेन फैसिलिटी। दूसरा सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग ऑफ वेयर हाउसिंग फैसिलिटी और स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, लेइंग
एंड ऑपरेटिंग अ क्रॉस कंट्री नेचुरल गैस विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2007 और क्रूड और पेट्रोलियम ऑयल पाइपलाइन नेटवर्क फॉर डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूडिंग स्टोरेज फैसिलिटी बीइंग एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सच नेटवर्क ओनली कंपनी। ये स्पेसिफाइड बिजनेस है विद इफेक्ट फ्रॉम 35 AD में जिनको डिडक्शन या छूट है, ठीक है, उनके लिए है। फिर विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2010 बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग एनीवेयर इन इंडिया अ होटल ऑफ 2 स्टार और अबव कैटेगरी, 2 स्टार या उसके ऊपर का कोई होटल है, ओनर ऑफ होटल इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन इवन इफ ओनर ट्रांसफर द ऑपरेशन ऑफ द होटल टू अनदर पर्सन, तो उसको भी छूट मिलेगी। बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग एनीवेयर इन इंडिया अ हॉस्पिटल एटलीस्ट 100 बेड फॉर पेशेंट, ये स्पेसिफाइड बिजनेस में आता है। डेवलपमेंट एंड बिल्डिंग अ हाउसिंग प्रोजेक्ट अंडर अ स्कीम ऑफ स्लम रीडेवलपमेंट और रिहेबिलिटेशन, मतलब झुग्गी झोपड़ी के रीडेवलपमेंट और रिहेबिलिटेशन के लिए अगर आप कोई प्रोजेक्ट वगैरह चढ़ाते हैं तो 35 AD में आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है भाई, उसके बाद है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2011 डेवलपिंग एंड बिल्डिंग अ हाउसिंग प्रोजेक्ट अंडर ए स्कीम फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग, ठीक है, अफोर्डेबल हाउसिंग। प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर इन इंडिया, अगर यूरिया वगैरह भारत में बनाते हैं, जैसे कि इफ़को तो खैर कोऑपरेटिव है, आदित्य बिरला की एक कंपनी है इंडो गल्फ फर्टिलाइजर, स्पेसिफाइड बिजनेस में आएगी। 1 अप्रैल 2012 से सेटिंग अप द ऑपरेटिंग एन इनलैंड कंटेनर डिपो, ICD कस्टम में पढ़ाया था, इनलैंड कंटेनर डिपो और अ कंटेनर फ्रेट इन स्टेशन notified or approved under the Custom Act 1962. Beekeeping and production of honey and bee wax, मोम वो जो मधुमक्खी छत्ते से बनता है, शहद, and setting up and operating a warehousing for facility of storage of sugar, laying and operating a slurry pipeline for the transportation of iron ore, setting up the operating a semiconductor wafer fabrication manufacturing unit if notified। सर ये आप बता क्या रहे हैं, ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो 35 AD में जिनको डिडक्शन मिलता है, या वो बिजनेसेस हैं। अगर आप इस तरह का बिजनेस कर रहे हैं तो आपको 35 AD में डिडक्शन मिलेगा। फिर आइए 2014 में लेइंग एंड ऑपरेटिंग, अच्छा ये हो गया। फिर 1 अप्रैल 2017 से असेसमेंट 18-19 में डेवलपिंग और ऑपरेटिंग मेंटेनिंग और डेवलपिंग ऑपरेटिंग मेंटेनिंग एनी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, पोर्ट, एयरपोर्ट, रेल सिस्टम, रोड, हाईवे प्रोजेक्ट, वाटर सप्लाई, सीवरेज सिस्टम, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम एक्सेट्रा अप्रूव्ड कंपनी SSC और गवर्नमेंट बॉडीज। Specified business should be new business. The specified business should not be set up by splitting up the reconstruction of a business already in existence. नया होना चाहिए, कोई पुराना बिजनेस चल रहा है उसी को आप नया उसमें तो आप जोड़ रहे हो ना, नया बिजनेस होना चाहिए, नया सेटअप होना चाहिए। इट शुड नॉट बी सेटअप बाय ट्रांसफर ऑफ ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी, तभी वो स्पेसिफाइड कैटेगरी में आएगा। 20% ओल्ड मशीनरी इज परमिटेड, पुरानी मशीनरी सिर्फ 20% ही परमिटेड इन द वैल्यू ऑफ द ट्रांसफर एसेट डज नॉट एक्सीड 20% ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ द मशीनरी और प्लांट यूज्ड इन द बिजनेस, दिस कंडीशन इज डीम्ड टू हैव बीन सेटिस्फाइड। सेकेंड हैंड इंपोर्टेड मशीनरी इज ट्रीटेड एज न्यू, अगर आप कोई बाहर से मशीन मंगा रहे हो, पुरानी खरीद रहे हो, तो नई मशीन ट्रीट किया जाएगा स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए। एनी मशीनरी और प्लांट विच वाज यूज्ड आउटसाइड इंडिया बाय एनी पर्सन अदर देन द SSC shall not be regarded as machinery or plant previously used for any purpose in the following condition are fulfilled। क्या कंडीशन है भैया? पहला कह रहा है सच मशीनरी और प्लांट वाज नेवर यूज्ड इन इंडिया, भारत में कभी भी यूज ना किया गया हो। सच मशीनरी और प्लांट इज इंपोर्टेड इनटू इंडिया फ्रॉम एनी अदर country, no deduction on account of depreciation in respect of such machinery or plant has been allowed to any SSC previously। याद रखिएगा इस चीज को। फिर क्या कह रहा है स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए? ऑडिट ऑफ द बुक ऑफ अकाउंट ऑफ द एसएससी शुड बी ऑडिटेड, ठीक है। अमाउंट ऑफ डिडक्शन 100% of capital expenditure is deductible. Any expenditure in respect which payment or aggregate payment made to a person in a day otherwise than by an account, pay, check, draft, use of electron,
मतलब 10,000 रुपये ज़्यादा नहीं तो 35 AD में 100% का छूट है। एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द एक्विजिशन ऑफ एनी लैंड और गुडविल और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज नॉट एलिजिबल फॉर एनी डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 AD। Expenditure incurred prior to the commencement of operation wholly or exclusively for the purpose of any specified business shall be allowed as deduction during previous year in which the SSC commenced the operation। मतलब उस बिजनेस को शुरू करने से पहले अगर आपने कोई खर्च किया है उस बिजनेस को करने के लिए स्टार्ट होने से पहले, तो जब बिजनेस स्टार्ट होगा तब आप उस खर्च का छूट ले सकते हैं। इफ द अमाउंट इज कैपिटलाइज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द SSC ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, अभी फिलहाल आप इतना तैयार कीजिए 35 AD का, जहां तक मैंने आपको बताया मैंने नोट्स आपको व्हाट्सएप कर दिया है। बाकी कल इसके आगे के प्रैक्टिकल वगैरह होंगे। ठीक है, पढ़ लीजिएगा अच्छे से। जिसको कहीं पे कोई कंफ्यूजन होगा वो तुरंत मेरे को व्हाट्सएप पे डाल देगा। ठीक, या कमेंट बॉक्स में भी डाल सकता है कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है। ठीक है, ओके, थैंक यू।